से। ये हमारा होटल है जहाँ पर हम रात को रुके थे। हिसाब से 101 किलोमीटर से 200, मतलब ये है कि आगे 200 पे आएगा कुछ। तो ये हमारी पूरा चाय हो गई तैयार। ये है 45 रुपीज़ की यहाँ पे, तो 41 प्रेशर हो गया था एक्सप्रेस वे पे चल चल के। हमने गाड़ी में बैठ के ही सारा वाराणसी के बाज़ार जो है घूम लिए हैं। ये देखिए मैं अपने होटल की छत पे खड़ा हूँ और बंदर यहाँ टपूसियाँ लगा रहे हैं। कितने सारे बंदर हैं, वो देखो बनेरे पे ही लेट गया। अभी इसने मार खाई है अपनी मम्मी से। वो देखें कहाँ पर चढ़े हुए हैं। सो दोस्तों, अभी हम अपने होटल से निकलकर नाश्ता करने के लिए आए हैं और यहाँ पर है फेमस देवीराम स्वीट्स। तो वहाँ से हम देखते हैं कि क्या हमें नाश्ते के लिए मिलता है। काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है दुकान पे। देखते हैं क्या है यहाँ पे। लोगों के हाथ में मुझे जलेबी और कचौरी जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है। दुकान वालों से ही पूछ लेते हैं कि क्या क्या आइटम है इनके पास खाने के लिए नाश्ते में। ये क्या है? ये पूरी है? सब्जी के साथ। तो ये है बिदई, ये निकाली जा रही है बिदई। ये ले आया हूँ मैं बिदई। अब इसे खाकर देखते हैं कैसे है। बिदई पूड़ी जैसी है और साथ में इसके कुछ लूंजी जैसा, कड़ी जैसा कुछ ग्रेवी वेज है। तो टेस्ट करके देखते हैं। हाँ ठीक है, टेस्टी है, डिफरेंट है थोड़ा टेस्ट, लेकिन अच्छी लग रही है क्योंकि तो पूड़ी जैसी है। तो इससे कम दे मुझे 50 ग्राम चाहिए। इतनी 50 ग्राम जी आप। हाँ 50 जी आपकी डाला हो सब्जी खाने के लिए। तो ये है जलेबी। बिदई के बाद लोग यहाँ पर जलेबी खाते हैं। जलेबी बड़ी क्रिस्प है, पतली पतली इसकी जो है क्या है काफ़ी स्लिम है जलेबी, पतली है, टेस्टी है। वैसे भी उत्तर प्रदेश मशहूर है अपने इस तरह के नाश्ते के लिए। कचौरी चलती है, जलेबी चलती है। यहाँ पर वो पूड़ी स्टाइल था कुछ, उसको बिदई कहते हैं। सो अभी हमने बेदमी भी टेस्ट कर लिया और जलेबी का भी लुत्फ़ उठा लिया और अभी हम पियेंगे लस्सी। ये जो लस्सी में आपने मलाई डाली हुई है ऊपर, मलाई नहीं चाहिए, मक्खन भी डालते हो? नहीं, मक्खन नहीं डालते। अच्छा, मलाई मत डालना, वैसे बना दो एक लस्सी। तो ये तैयार होने लगी है हमारी मीठी वाली लस्सी। मिक्सर रखा हुआ है इन्होंने, बोतल लगी हुई है। सो हमारी लस्सी रेडी हो गई है, ग्लास में डाली जा रही है और ये आ गया है हमारा लस्सी का गिलास। तो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं स्वाद कैसा है इस लस्सी का। लस्सी ठीक है टेस्ट, लेकिन उतनी गाढ़ी नहीं है जितनी हमें पंजाब में मिलती है। वो तो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मीठा भी ज़्यादा होता है उसमें। उतनी मीठी नहीं है, सो मीठे के हिसाब से अच्छी है, लेकिन गाढ़ी ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि हमें आदत है उस तरह की गाढ़ी लस्सी पीने की, तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ लग रही है, थोड़ी कम लग रही है उसके मुकाबले में। हाँ ये अच्छा है।
कि ये कुल्हड़ गिलास में देते हैं, मिट्टी का गिलास है, तो बड़ी अच्छी एक फील आ रही है पीते हुए। सो ओवरऑल जो नाश्ता था वो अच्छा था, डिफरेंट था इसलिए अच्छा लगा। तो बाहर आए हैं, घूमने आए हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट नाश्ता मिले तभी अच्छा लगता है। सो इट वॉज़ अ गुड ब्रेकफास्ट। सो दोस्तों, ये जो नाश्ता था ये सिर्फ 79 रुपीज़ का नाश्ता था, जिसमें 2 बिदई, 50 ग्राम जलेबी और एक लस्सी का गिलास था। तो नॉट बैड, 79 में एक आदमी का पेट भर जाता है बड़े आराम से और मज़ा भी आता है। सो दोस्तों, ये हमारा होटल है जहाँ पर हम रात को रुके थे, देवीराम पैलेस। तो स्पेशियस है, पार्किंग की फैसिलिटी भी है। मेरा मेन कंसर्न जो था वो ये था कि कार जो है वो ऑन प्रेमाइसेस ही पार्क हो, तो वो सही रहा। तो होटल जो है अच्छा है। तो ये रेस्टोरेंट है होटल का, तो ठीक है, अच्छा सेटअप है। क्योंकि वो बिडई जो थी वो फ्राइड थी, इसलिए जिस कारण ने सिर्फ टेस्ट किया था, तो होटल में से ही वो नाश्ता करेंगे, इसलिए मेन्यू में वो देख रहे हैं। और ये जो देवीराम स्पेशल ब्रेकफास्ट है वो यहाँ भी मिलता है, क्योंकि दोनों का ओनर सेम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश। सो दोस्तों, आगरा से आज हमें जाना है वाराणसी, लेकिन वाराणसी के लिए निकलने से पहले हमने नाश्ता किया था देवीराम स्वीट्स पे, आपने देख लिया होगा। तो अभी हम जा रहे हैं ताजमहल, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम देख चुके हैं ताजमहल और गर्मी भी बहुत है। बस अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए ताजमहल के पास जाएंगे, बाहर से देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और फिर निकलेंगे वाराणसी की तरफ। सो अभी हम पहुँचे हैं ताजमहल की पार्किंग में और वो जिस पर हम बैठ गए हैं गोल्फ कार्ट में, अभी हमें ले के जाएगी ताजमहल तक। ताजमहल की पार्किंग एग्जिट गेट के सामने ही एक छोटी सी मार्केट है, जहां से आप कोई सोवेनियर गिफ्ट बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हैं। काफ़ी सारी छोटी मोटी दुकानें और रेडीज़ वगैरह लगी होती हैं यहाँ पर खाने पीने की। सो अभी हम पहुंच चुके हैं उस रास्ते पे जो नो व्हीकल जोन है। यहाँ पर या तो आप पैदल जा सकते हैं पार्किंग से ताजमहल के एंट्री गेट तक, या फिर इस ई रिक्शा में जा सकते हैं जिनको ऑथोराइजेशन है इस रोड पर चलने की। तो काफ़ी सुंदर रास्ता बना रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने। सो दोस्तों, ये एरिया है जहाँ पर आपको गोल्फ कार्ट उतार देता है और यहाँ से फिर आपको थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे टिकट काउंटर है, वहाँ तक जाना पड़ता है। दोस्तों, गर्मी काफ़ी है लेकिन फिर भी काफ़ी रश है यहाँ पे। सामने क्राउड देख के ही आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है अंदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, हम आए तो ताजमहल के बुकिंग काउंटर तक, लेकिन वहाँ पर जो रश है वो देखकर हमें लग रहा है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहले तो टिकट लेनी पड़ेगी, फिर चेकिंग होगी, लंबी लंबी लाइनें वहाँ लगी हुई हैं। तो हमारे 2-3 घंटे बड़े आराम से लग जाएंगे। लेकिन हमें पहुंचना है वाराणसी, और वाराणसी पहुंचने में हमें 9:30-10 घंटे लगेंगे। और अगर यहाँ से 12-1 बजे निकले तो बहुत देर हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो क्योंकि अपने व्हीकल पे जाना है, कार पे जाना है, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो इस वजह से हम ड्रॉप कर रहे हैं ताजमहल के विज़िट का आइडिया, क्योंकि हम पहले आ चुके हैं, देख चुके हैं, तो हमें इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है कि हम अंदर जाके देखें। तो इसलिए हम बाहर से ही अभी पार्किंग की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ से गाड़ी लेके फिर निकलते हैं वाराणसी की तरफ। सो गर्मी है तो ठंडी ठंडी हवा थोड़ी लग रही है, इस पर तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
ब्लड शॉर्टेज को पेशेंट है बहुत टेस्टी है सामने बड़ा सा मुगला। तो ये मार्केट है छोटी सी पार्किंग के सामने। तो हम यहाँ पर आए हैं थोड़ा छोटा मोटा कुछ सोवेनियर देखने। दोस्तों अभी हम एंटर कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। जैसे हम कल नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेस वे पर आए थे, यहाँ से भी लखनऊ को एक्सप्रेस वे जाता है और लखनऊ के रास्ते ही हम आगे वाराणसी की ओर जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ड्राइव करे थे तब ये बन रहा था, मीन्स हाईवे तो बन गया था, ओपन भी हो गया था, लोग ड्राइव कर रहे थे, लेकिन टोल नहीं लगा था और ना ही वहाँ पर कोई जैसे कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे जो नोएडा और आगरा एक्सप्रेस वे पर ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं, कन्वीनियंसेस हैं। तो वो तब इस रूट पे नहीं थे। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस था और ना कुछ खाने पीने को, ना कोई टोल और ना ही कोई असिस्टेंस बूथ था। तो काफ़ी रिस्की उस समय हमें लगा था। तो अब हम इस बार हम आए हैं 5 साल बाद, तो अब देखते हैं क्या चेंज हुआ है यहाँ पे। सो ये एक्सप्रेस वे भी यमुना एक्सप्रेस वे की ही तरह है। सो यहाँ भी 4 लेन्स हैं। सो दोस्तों अभी हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया और 100 किलोमीटर के बाद ये पहला एक हाल्ट आया जहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है फूड किंग प्लाजा नाम से। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। तो 100 किलोमीटर के बाद आया। 100 किलोमीटर से पहले तक कुछ भी नहीं था, ना खाने पीने को, ना कोई पेट्रोल पंप, ना रुकने की जगह। सो यहाँ पर अभी हम रुके हैं, तो चाय पीने का मन था तो चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे लखनऊ की ओर बढ़ेंगे। सो भुट्टा वाला भी है यहाँ पे, छल्ली भी मिलेगी आपको, बड़ी मोटी मोटी छल्ली है, अमेरिकन भुट्टा। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। तो ये लिखा हुआ है, ये मेरे हिसाब से 101 किलोमीटर से 200, मतलब ये है कि आगे 200 पे आएगा कुछ। तो फर्स्ट फ्लोर पे है फूड कोर्ट, लेकिन यहाँ नीचे भी हैं दुकानें, कुछ जूस की दुकान है, डेली नीड्स है, कपड़े हैं, कुछ सब है। तो ये सामने चाट एंड चाय कंपनी। लेट्स सी क्या है अंदर। मॉल की तरह कुछ आउटलेट्स बनी हुई हैं, जैसे मल्टीपल आउटलेट्स होती हैं मिक्सी, वैसे ही कुछ 500 बनी हुई हैं। ये इस तरफ गोलगप्पे हैं, चाट, चाय, किलो चाय मिलती है यहाँ पे। रोला रप्पा लग तो यहाँ शांति रही है, नाम आपका है रोला रप्पा हैं। अभी हम चाट एंड चाय कंपनी से लेंगे चाय। भैया ये लो। यहाँ पर साथ में स्नैक्स भी हैं, देसी स्नैक्स हैं, मटरी है, नमक वाले हैं। ये हमारी पूरा चाय हो गई तैयार। ये है 45 रुपीज़ की यहाँ पे। जिस करण ने लिया था लाहौरी ज़ीरा टाइप कुछ था, 10 रुपये वाली बॉटल 20 रुपये की मिलती है यहाँ।
से कुल्हड़ चाय का बड़ा रिवाज है यूपी में। तो जहाँ जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं शायद वो इको फ्रेंडली होने की वजह से प्लास्टिक वगैरह कम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर फिर ऐसे ही कुल्हड़ चाय ही मिलती है। और लस्सी भी मैंने सुबह आपको दिखाई थी, कुल्हड़ में मिल रही थी। सो यहीं पर पीछे वो ट्रक वे के पास एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, तो वहाँ पर लोटस के फ्लावर जो है वो खिले हुए हैं। ये अगर आपको देख पा रहे हों, 2 फ्लावर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। सो ये मैं वहीं स्टॉप से ही एक विंडो से बाहर देख रहा था, तो यहाँ पर जो है वो ट्रक वे बना हुआ है। ट्रक्स वाले जो हैं वो यहाँ पर गाड़ियाँ रोक के तो शायद रेस्ट वगैरह करते होंगे, क्योंकि रास्ते पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। सो जो एक बार एक्सप्रेस वे पर चढ़ गया तो 100 किलोमीटर तक वो कहीं रोक नहीं पाएगा गाड़ी। हाँ, एमरजेंसी में पार्क की जा सकती है साइड में, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। सो छल्ली वाले के पास जा रहे हैं पूछने कि उबली हुई छल्ली है या दूसरा है। भैया ये भुनी हुई छल्ली है, दूसरी उबली हुई है? कितने की है? 60 की। ले लिए एक, दे दो एक। है सॉफ्ट होगी ना? ये ज़रा हटाना इसका, ज़रा ढक्कन थोड़ा पीछे करना। काफ़ी सारी छल्लियाँ डाल के रखी हुई हैं। ये अमेरिकन भुट्टे का तो साइज़ ही बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये अभी हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे लगभग 215 किलोमीटर का सफ़र तय किया। और यहाँ पेट्रोल स्टेशन आया था तो मैंने थोड़ा डीजल फिल करवाया और एयर प्रेशर भी चेक करवाना था, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, बिना ब्रेक के रुकावट नहीं होती है, तो बहुत फास्ट चलती हैं। एयर प्रेशर जो है बढ़ जाता है, तो अभी चेक करवाएंगे। सो टायर प्रेशर चेक हो रहा है, क्योंकि हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे बहुत तेज़ गाड़ी चलती है बिना किसी रुकावट के, तो टायर प्रेशर बढ़ जाता है, तो टायर बस्ट होने का खतरा रहता है। सो इस वजह से जो टायर प्रेशर है वो चेक करवाया जा रहा है। कड़कती धूप है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी है, लेकिन क्योंकि हम घूमने आए हैं तो गर्मी कम लग रही है। तो 41 प्रेशर हो गया था एक्सप्रेस वे पे चल चल के, तो अभी कम कर रहे हैं प्रेशर। 32 पे ला रहे हो ना? 32 पे ला रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें ज़्यादा नहीं तो 60-70 किलोमीटर इसी एक्सप्रेस वे पर चलना है, तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, तो इसी वजह से कम रख रहे हैं। अभी हम मुड़ चले हैं चौथे एक्सप्रेस वे की तरफ। कल से जब हमने सफ़र शुरू किया था सिक्किम और नेपाल रोड ट्रिप का, तो तब से हमारा ये चौथा एक्सप्रेस वे है। इससे पहले हम 3 एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर चुके हैं, जिनमें से एक एक्सप्रेस वे तो बहुत ही बुरा था, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। बाकी जो 2 एक्सप्रेस वे थे, यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, वो बहुत बढ़िया थे। अब देखना ये है कि ये एक्सप्रेस वे पर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है, हमारी ड्राइव कैसी रहती है। दोस्तों, ये जो एक्सप्रेस वे है इसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस एक्सप्रेस वे पर हमें कितनी देर ड्राइव करनी है। ये तो हमें गूगल ही बताएगा कि ये जो एक्सप्रेस वे पर है, ये जो एक्सप्रेस वे है इस पर हमें पूरा ट्रैवल करना है या कहीं से एग्ज़िट करना है, तो गूगल जैसा डायरेक्शन देगा उसकी डायरेक्शंस को हम फॉलो करेंगे। सो ये साइन बोर्ड भी आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। तो सभी एक्सप्रेस वे जो हैं वो एक जैसे बने हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ बोर्ड ना लगे हों और आप अवेयर ना हो कि आप किस रास्ते पे हैं, तो आप बता नहीं सकते कि ये कौन सा हाईवे है, क्योंकि सारे हाईवेज़ जो हैं सिमिलर हैं। लेकिन ये है कि ये हाईवेज़ जो हैं वो यूरोप के हाईवेज़ के बराबर हैं, वैसे ही मेंटेन्ड हैं, बस एक को छोड़ के जिसका नाम पहले मैंने बोला था। तो बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जो तीसरा एक्सप्रेस वे है बढ़िया चल रहा है, सिर्फ एक में गड़बड़ थी। यहाँ पर मुझे ये नहीं मालूम कि पैसे कितने अदा करने हैं, क्योंकि यहाँ ये जो बोर्ड लगे हुए थे इस पर मेंशन नहीं था कि कितना हमें टोल टैक्स जो है वो पे करना है। तो मुझे लगता है कि जब हम एग्ज़िट करेंगे तभी पता चलेगा कि कितना टोल टैक्स कटा है।
सो टोल गेट आ गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का। सो अभी टोल गेट पार करने के बाद देखते हैं कि कितनी ड्राइव रहती है हमारी इस एक्सप्रेस वे पर। ये लाइट्स देखकर, डेकोरेशन देखकर आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि हम किसी सिटी में से गुज़र रहे हैं। और ये सिटी कोई और सिटी नहीं है, हम वाराणसी में एंटर हो चुके हैं। लेकिन जो मुझे गूगल पे हमारी अकोमोडेशन की लोकेशन नज़र आ रही है, उससे मुझे लग रहा है कि अभी हम वाराणसी के सेंटर में नहीं पहुँचे हैं। तो हमें अपनी अकोमोडेशन तक पहुँचने के लिए शायद सारा शहर क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चलिए, रेस्पाइट है कि हम सिटी में एंटर कर चुके हैं। तो अब थोड़ी देर में हम अपनी अकोमोडेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर हम शहर में दिन में पहुंचते तो हमें ये लाइट्स देखने को नहीं मिलती। ये देखें, सेंटर में जो ट्रीज़ लगे हुए हैं, इन पे लाइट्स जो हैं वो जल रही हैं, डेकोरेट किया हुआ है सिटी को। और दूर आगे भी मुझे काफ़ी सारी लाइट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तिरंगा लाइट्स भी हैं, पोल जो हैं वहाँ पे तिरंगा लाइट्स लगाई गई हैं। तो काफ़ी डेकोरेट किया हुआ है सिटी को। मुझे लग रहा है कि G20 की वजह से ही डेकोरेट किया है, क्योंकि ऐसे लाइट्स जो हैं वो अमृतसर में भी थी और हमने आगरा में भी देखी थी। जैसे जैसे हम वाराणसी शहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं सड़क के दोनों ओर। सो ये सामने एक ओवर ब्रिज बना हुआ है, इस पे भी लाइट्स लगाई गई हैं, काफ़ी रंगीन लग रहा है ये। सो ये सेंटर में अभी और ट्रीज़ आ गए हैं जिन पे रोशनी की हुई है। मैंने सोचा आपको वाराणसी की ट्रैफिक भी दिखा दूं। ये सामने G20 समिट का इन्होंने बनाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। G20 हो रखी है यहाँ पर वाराणसी में, तो इतनी डेकोरेशन G20 से रिलेटेड। सो अभी हम जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, अपनी अकोमोडेशन की तरफ, जहाँ पर हम नेक्स्ट 2 नाइट्स स्पेंड करने वाले हैं। और वो अकोमोडेशन एक होम स्टे है जो अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। और अभी बज चुके हैं 5 मिनट कम 8, और अभी भी हमें 37 मिनट लगेंगे अपनी अकोमोडेशन तक पहुंचने में। ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ट्रीज़ के साथ भी इन्होंने कुछ बैलून्स वगैरह लगाए हुए हैं। वो चाइनीज़ लाइट्स हैं, ये ट्रीज़ के साथ भी लटकाई हुई है। ये साइड वॉल पूरी जो है वो पेंट की हुई है। काफ़ी कुछ ट्रीज़ को पेंट किया हुआ है, जान लगा के डेकोरेट किया है G20 समिट के लिए वाराणसी को। ये देखिए सामने राउंड अबाउट। अभी हम जिस बाज़ार में से निकल रहे हैं, हमें इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो बाज़ार है वो एक पॉश मार्केट है, जहाँ पर हर तरह का शोरूम जो है वो मौजूद है। हमने गाड़ी में बैठ के सारा वाराणसी के बाज़ार जो है घूम लिए हैं। इतने बाज़ार हमें दिखा दिए गूगल ने।